YouTube की दुनिया में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें आप हर रोज देखते हैं। आप उनसे इंस्पायर भी होते हैं, रोज उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर आप उनके बारे में उतना नहीं जानते जितना आप इच्छुक होते हैं। ऐसी ही एक बड़ी हस्ती आज हमारे साथ हैं। स्वागत करता हूं मैं अवध ओझा जी का। जी न्यूज़ में पहली बार आपका एक इंटरव्यू होने जा रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ये मैं भी भाग्यशाली हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। एक बड़ा सवाल है, देखिए अब बहुत से माध्यम से आपकी वीडियोस आते हैं, कभी फेसबुक में आता है, कभी यूट्यूब में आता है। सब आपका नाम तो आप जान चुके हैं, लेकिन कंफर्म डिटेल्स नहीं है। तो एक बेसिक सवाल ये कि कौन है अवध ओझा, इससे शुरुआत करते हैं। नहीं बिल्कुल। वैसे भी मुझे तो इन सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैं एक एक्सीडेंटल सोशल मीडिया पे नोन पर्सनालिटी हूँ और उस एक्सीडेंट का नाम है कोरोना। कोरोना आया, अब हम बंद हो गए अपने अपने घरों में। बंद हो गए तो वैसे बंद होने का कोई पूरा नया अनुभव नहीं था, पुराने भी अनुभव हैं, लेकिन वो कि मतलब ठीक है, जो है महीने भर के लिए बंद हो गए, 2 महीने के लिए बंद हो गए। तो ये हुआ कि अच्छा सिर्फ बंद ही नहीं हुए हम सब में एक भय शुरू हो गया। एक न्यूज़ चलने लगी कि यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ इतने लोग मर रहे हैं, चाइना में ये हो रहा है, टर्की में ये हो रहा है, फ्रांस में लोग सड़कों पे गिर गए। तो मुझे लगा, और मैंने चारों तरफ से जो मुझे खबरें आने लगी कि भैया यहाँ ऐसा हो गया। मेरा भतीजा मर गया 27 साल का, और ठीक 1 महीने पहले मेरे घर में अखंड भागवत का पाठ था, उसने सब कुछ संभाला था, और वो 27 साल का लड़का वो बेचारा कोरोना की बलि चढ़ गया। तो मुझे लगा कि अब क्या करें, कि खुद को भी इंगेज रखना है, समाज को भी इंगेज रखना है। तो उसमें ये मोबाइल मुझे बड़ा काम आया, और फेसबुक पे मैं ऑनलाइन होना शुरू हुआ। और फेसबुक पे मैंने सोचा नहीं, मैं फेसबुक पे 2 काम करूंगा। एक तो मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, और दूसरा मैं लोगों को इतिहास की कहानियां सुनाऊंगा। और जब मैंने शुरू किया लोगों को बताना कि भाई 70% लंग्स इन्फेक्टेड थे, वो ठीक हो गए, 80% इन्फेक्टेड थे, वो ठीक हो गए, तो करीब 2-4 दिन के बाद से मुझे फ़ोन आए कि अरे यार अवध भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी हिम्मत मिल रही है, और ऐसा हो रहा है। तो वो जो हिम्मत, किसी को हिम्मत मिली और मुझे उत्साह मिला। भाई किसी भी काम करने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो उत्साह। गांधी जी इंडिया में थे, कोई उन्हें पूछता ही नहीं था। साउथ अफ्रीका पहुंचे, पब्लिक उनके पीछे भागने लगी। जो आदमी एक बैरिस्टर नहीं हो पाया इंडिया में, उसको उत्साह ने राष्ट्रपिता बना दिया। और उत्साह से जो मेरी कहानी शुरू हुई, तो फिर उसके बाद तो मुझे ही नहीं पता चला कि मैं कहां पहुंच गया। और तो ये वीडियोस बनाने का जो दौर है कब से शुरू हुआ? एग्जैक्ट अगर एक डेट बताएं कि भाई ये मेरी पहली वीडियो मैंने डाली थी, वो लॉकडाउन का ही दिन था? लॉकडाउन का समय था, और जहां तक मुझे याद है अप्रैल का समय था। हमारे बड़े साले हैं अंकित मिश्रा जी, तो वो थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास एक वो आईपैड था, तो उन्होंने कहा हम आईपैड पे आपकी वीडियो शूट किया करेंगे। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। और तो आपने उसमें पढ़ाया, जैसे कि आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ाना शुरू किया। तो सिविल सर्विसेज की जब बात आती है, तो आप एक टीचर बन गए, लेकिन आप बनना तो एक सिविल सर्वेंट चाहते थे। तो क्या वो कहानी रही कि आपने कितनी बार ट्राई किया और आप असफल हो गए? ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब आपको उसका गिला होता है? क्योंकि मैं तो मानता हूं कि आप असफल हुए तो शायद समाज के लिए तो भला हो गया। शायद आज अब अगर आप बन भी जाते एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर, तो शायद ये फेम ना होता आपके पास। क्या तब रिएक्शन था, तब क्या रिएक्ट करते, और आज आपके रिएक्शंस क्या हैं, क्या कहानी है सर? नहीं, मैं तो सिविल सर्वेंट भी नहीं बनना चाहता था। मेरा इरादा ये था कि लॉ करेंगे, ठेकेदारी करेंगे और राजनीति करेंगे, शुद्ध। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो 96 की बात है, वो लखनऊ में रहते थे, तो मैं उनके यहाँ रुका हुआ था एक रात। तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि अवध कुछ नहीं पढ़ना होता है, और तुम्हारा वैसे भी फर्स्ट डिवीजन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और ये है और वो है, और जमकर ब्रेन वॉश किया। भगवान जाने उन्होंने क्यों किया, पर उन्होंने किया। और वहाँ से मेरी तैयारी का दौर शुरू हुआ। लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की, तो मुझे बायोलॉजी और जूलॉजी में फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे कहा ना, जूलॉजी और बॉटनी। अब मैं पहले दिन कोचिंग में जाके बैठा, और सब लड़के ऐसे ताव में बैठे हुए, कोई हिंदू लिए हुए, कोई चश्मा लगाए हुए, और हमें तो पूरा 2.5 घंटा बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। सब ऊपर से चला गया।
कि पता नहीं क्या बता रहा है यार, नेशनल इनकम उनकम कुछ कह तो रहा था ये टीचर। और लड़के फिर क्लास के बाहर निकले और एक दूसरे को देखते हुए कि हाँ यस वेरी गुड क्लास। तो हमें लगा कि फंस गए। इतनी बुरी स्थिति में आप थे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक पता ही नहीं था। तो हमें लगा गए, लेकिन वापस नहीं जा सकते थे। ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि सबको बता के आए थे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को ये जीने नहीं देते कि बड़े ताव से गए थे आईएएस की तैयारी करना। तो उसमें मैं पूरे जिले में आपका हाँ पूरे जिले में इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अब तो आईएएस बनने गए। बन के ही लौटे। तो उसमें मेरी मदद की हमारे एक टीचर है मिस्टर पीएस रविंद्रन, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा अब देखो आईएएस की तैयारी जो होती है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, तैयारी एक अलग चीज़ है। तो मैंने कहा सर ये क्या अलग है? बोला जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है उसकी तैयारी कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। वो इलाहाबाद में पढ़े, वो दिल्ली में पढ़े, वो लंदन में पढ़े, नहीं हो सकता। हाँ, अब पढ़ाई का मतलब यह है कि आपको ये पता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, कब हुआ। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या क्या डेवलपमेंट्स थे, ये तो पढ़ाई हो गई। उस पढ़ाई से जो एक पिक्चर, जैसे आज उत्तर भारत है या हम पूरे भारत को ही कह लें, विशेषकर उत्तर भारत, जातिवाद फिर से उभर रहा है, संप्रदायवाद फिर से उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में बात होती होगी कि यार ये क्यों हो रहा है। हम तो भारतीय हैं, 1947 में हम भारतीय बन गए, आज़ाद हो गए। अब तो यहाँ ना कोई ब्राह्मण है, ना दलित है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, बेसिकली सब भारतीय हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि 75 साल बाद इस देश में ये कुरीतियां फिर सर उठा रही हैं? क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं बदली। जैसे अमेरिका है, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति ने इकोनॉमी को बदला, और जैसे इकोनॉमी बदलेगी वैसे ही समाज बदलेगा। आप अफगानिस्तान देखिए, वहाँ की औरतें गुलाम हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। सोशल इंडिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आप क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 10th में पिताजी से पूछते थे कि पापा गोवा चले जाए। अब आप प्रेम में पूछ सकते हैं, सम्मान में पूछ सकते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं पूछ सकते। तो ये जो तैयारी, आईएएस की तैयारी का मतलब होता है एक विजन डेवलप होना, कि उत्तर भारत में अगर जातिवाद खत्म करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? औद्योगिक क्रांति। क्या होगा इससे? अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, इकोनॉमी बदलेगी, तो एक नया वर्ग समाज में पैदा हो जाएगा, कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हो जाएगा, मिडिल क्लास पैदा हो जाएगा, वर्किंग क्लास पैदा हो जाएगा। तो ये जो नए क्लास पैदा हो जाएंगे ये पुराने क्लास को पीछे कर देंगे। अब क्या होगा? वर्किंग क्लास में तो सभी होंगे ना, तो वर्किंग क्लास का एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। अभी क्या है कि अभी ब्राह्मण है, दलित है, मुसलमान है, हिंदू है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है। लेकिन जहां औद्योगिक क्रांति हुई वहां एक क्लास होगा वर्किंग, एक क्लास होगा मिडिल, उस मिडिल क्लास में सब होंगे, तो इंटरेस्ट पूरे मिडिल क्लास का होगा, वो मिडिल क्लास एक हो जाएगा। तो आईएएस की तैयारी का मतलब पढ़ाई के ऊपर बना हुआ महल किसका? विजन का, फार साइटेडनेस का। ये है आईएएस की तैयारी, जो मुझे मिस्टर पीएस रविंद्रन ने बताया। ठीक है, तो आपको आईएएस की तरफ एक व्यक्ति लेके गए, ठीक है, बहुत सम्मान के साथ। अगर मैं बात करूं आपके स्कूलिंग डेज की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके स्कूल का नाम भी है और वहां के भी दिन अगर आप याद करें, क्या आप उस समय एक ऐसे छात्र थे जो कि कभी जाएगा और सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, या फिर नहीं भाई साइकिल चला रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है? स्कूल में तो मुझे फातिमा इंटर कॉलेज गोंडा में है, और काशी है, मक्का है हमारे लिए वो, तो हाँ, नहीं तो फिर वो चिल्लाएंगे ना कि देखो मौलाना के मुंह से निकल गया मक्का। तो स्कूल में पढ़ने बहुत कम गया, मेरी अटेंडेंस थी 39% 12th में। फादर साइमन मेरी क्लास में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर ओझा, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कहा वाई फादर? इस तरीके से ही बात करते थे। हाँ, मैंने कहा वाई फादर? बोले योर अटेंडेंस इज सिंपली 39%। मैंने कहा ओके फादर, कोई बात नहीं फादर, यूपी बोर्ड का तो भर ही रखा है।
तो बोले व्हाट डू यू मीन बाय यूपी बोर्ड। मैंने कहा वो आप जाने दो, आप नहीं समझ पाओगे। 2 दिन बाद अटेंडेंस रजिस्टर गायब हो गया। उसका भी इल्जाम मेरे ही ऊपर है। होना भी चाहिए। और उस रजिस्टर को एक ऐसे आदमी ने निकाला था जिसकी इमेज संत की थी हमारे स्कूल में। अभी वो दुबई में है, दानिश भाई, मैं उनको इस चैनल से शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। दानिश फिरोज शमसी, बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे ख़ानदान से बड़े। नहीं, दोस्त थे मेरे, पता नहीं क्यों मेरे साथ रहते थे। इतने अच्छे व्यक्ति थे तो नहीं, कुछ लोगों के अंदर कुछ बुराइयां नहीं होती, लेकिन वो रहते बुरे लोगों के साथ हैं। और भाई हमारा क्या था कि भाई स्कूल के बाहर निकले तो सिगरेट जला ली, ये कर लिया, वो नेक लगता था कि लिखना पड़ेगा। हमें लगता था एक्चुअली हम भी कहाँ से इंस्पायर्ड थे, दीवार देख के, लावारिस देख के। हमारा भी तो कोई इंस्पिरेशन था बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में दिखाते थे बदमाशों की कि हाथ थोड़ा तिरछा करके और सिगरेट लेकर और चेन बना रहे। तो वहाँ से हमें पता चलता था कि बदमाशी का मतलब होता है सिगरेट पीना। तो जब हम स्कूल के बाहर खड़े होकर पीते थे तो हमें लगता कि लोग बहुत गौर से देख रहे होंगे कि अब हो जाओ। हाँ, एक मतलब मैच्योर हो गए और बड़े हैं और तोप खान टाइप के आदमी। तो दानिश भाई ने वो रजिस्टर गायब किया। और उस रजिस्टर की कहानी है कि मेरे फादर प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि FIR कराई उन्होंने, मेरी माँ लॉयर। तो उन्होंने कहा यार तुमने लिया है कि नहीं रजिस्टर के लिए? हाँ, चोरी है ना वो, इसके लिए FIR तक हो गई। FIR हो गई और हमारे कोतवाल सामने में बुलाया और सेम रजिस्टर हूबहू वही रजिस्टर सामने। बोले ये मिल गया रजिस्टर, पर जिसने वापस किया वो आपका नाम ले रहा है। मैंने कहा सर पहली बात तो मैं ले ही नहीं गया, और दूसरी बात जो ले गया वो आपको दे गया, आप मेरा नहीं बोले, वो आपका नाम ले रहा है। क्योंकि जिस दिन वो रजिस्टर चोरी हुआ था उसकी शाम को वो जला दिया गया था। तो रजिस्टर वापस आने का कोई चांस ही नहीं था। उसको एकदम फिल्मी स्टाइल से आपकी जीवन की शुरुआत हुई है। तो फिर खैर अब फादर के पास कोई सबूत तो था नहीं, हमने +2 का एग्जाम दिया, बच गए और दोस्तों की वजह से पास भी हो गए। कभी कभी फेल हुए हैं क्या आप स्कूल में? 8th में फेल हुए संस्कृत में। अच्छा, और तो साल खराब हुआ था? नहीं 6th वो 2nd टर्म एग्जाम होता है उसमें फेल हुए। अच्छा, और 12th में कंपार्टमेंट आई थी केमिस्ट्री में। 12th में कंपार्टमेंट केमिस्ट्री में समय खराब किया उसने आपने? थोड़ा सा, 3 महीने बाद कंपार्टमेंट पूरा हुआ तो फिर 12th क्लियर हो गया। तो जो आपने विषय 12th में लिया साइंस, हाँ, अपनी पसंद से लिया कि माता पिता का आशीर्वाद था कि भाई? माता जी का। माता जी से कहता था कि मैया मैं साइंस पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे ये इनर्शिया, मास, मोमेंटम, फोर्स, ये सब बहुत, हाँ ये सब नहीं समझ में आते। बोलती थी अरे मेरा सपना है डॉक्टर तुम बनोगे। मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ? कितना पेशेंस का काम है डॉक्टर का, वो फोर्क पकड़ के स्किन उठाना। मेरा तो है कि डाल के खोलो पहले, देखो क्या है इसके अंदर। हर आदमी का नेचर ऑफ जॉब है, तो हम इतना थोड़ी देख सकते हैं कि चाकू को भी ऐसे ही, हाँ कि अरे भैया, हाँ वो थोड़ी करेंगे। लेकिन वो कहती थी नहीं, ये पेरेंट्स की, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी है कि मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चों की भी भावनाओं को रिस्पेक्ट करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कुछ चाहते हैं। और आज के ज़माने में, हमारे समय में तो खैर स्कोप कम थे, लेकिन आज तो कितने सारे स्कोप हैं, अनलिमिटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को बच्चों को प्रेशराइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपके तो पिताजी तो कभी प्रेशर नहीं करते थे? पिताजी का पहले तो नाम लेते हुए आदर के साथ और माताजी का बाद में, फिर कहानी क्या है? मतलब एक अनोखी शख्सियत है वो। अनोखी शख्सियत, क्योंकि मेरे पिताजी, मुझे लगता है कि शायद भगवान के नाम के साथ, हाँ, श्री माता प्रसाद ओझा जी, वो मुझे लगता है कि भगवान उनके रूप में आया मुझे, जिसको कहते हैं पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। क्योंकि मारा नहीं उन्होंने मुझे। अच्छा, कभी नहीं, किसी बात के लिए नहीं। जहाँ से आप आते हैं वहाँ पिताजी ऐसे अक्सर होते नहीं? बिल्कुल नहीं। हमारे फ्रेंड्स के पिताजी उनसे बोलते थे कि अगर हमने तुझे अवध ओझा के साथ देखा तो हम तेरी टांग तोड़ डालेंगे। लेकिन आज भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मेरे वही फ्रेंड्स अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। वही पेरेंट्स हैं। हाँ, कि नहीं अवध मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तो मेरे पिताजी पहली बात तो मुझे कभी नहीं मारा उन्होंने। और पेशे से पोस्ट ऑफिस में थे और पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए। अच्छा। और एक छोटी सी घटना बताऊंगा, उनकी कोट करूंगा कि गोंडा से लखनऊ की MST बनती थी 500-550 रुपये की। तो उनका तरीका क्या था मुझसे बात करने का, मुझे समझाने का। तो MST बनती थी तो 550 में जनरल की MST, और 50 रुपये में शायद
SC की MST बनती थी। तो 50 या 100 ऐसे कुछ था, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उन्होंने कहा, मैंने बनवा ली SC का MST बनवा लिया, जुगाड़ उगाड़ लगा के। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने कहा 50 रुपये में महीने भर लखनऊ जाएंगे। कहा अच्छा कैसे? तो मैंने कहा वो SC का सर्टिफिकेट बनवा लिया था।